हेलो बच्चों। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कैलकुलस का। और ये या जेई हो, एडवांस हो, कोई भी बोर्ड हो, एनडीए हो, ये सभी कंपटीशन के लिए या बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम लोग आज उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो बच्चा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छी तरह से पढ़ लिया है और प्रैक्टिस कर लिया है, उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होने वाला है। और जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं जानता है, उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, उसके लिए थोड़ी समस्या होने वाली है। तो डिफिनिट के पहले इंडिफिनिट, हालांकि इंडिफिनिट से ज़्यादा सवाल नहीं आता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन से काफ़ी सवाल आता है। और इसके बाद जब आप एरिया पढ़ेंगे, एरिया ऑफ कर्व, तो वहाँ भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो आओ बच्चों, आज हम लोग देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ये होता क्या है। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते थे कि ये कोई फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन आपको आया एफ एक्स, फिर यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते थे। तो ये जो है डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये कैपिटल एफ एक्स है, और इसका डिफ्रेंसिएशन आपका ये है ना। एफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एफ एक्स मिलेगा। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो है ये जनरल हो गया, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, कोई खास वैल्यू इसका नहीं है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसलिए इसको कहा जाता है इंडेफिनिट। यानी बहुत सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक यूनिक वैल्यू होता है, और वो एक लिमिट के अंदर हम लोग उसको पहले क्या करते हैं, उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, और उसके बाद में जो लिमिट दिया हुआ है उस लिमिट का वैल्यू उसमें हम लोग पुट करते हैं, तो आपको एक यूनिक वैल्यू मिलता है। वहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शून्य हो जाता है। जैसे में जैसे देखो कि अगर हम एक्स का निकालते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये बेटा होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर बटा टू प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन है सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो सी का वैल्यू कुछ भी होगा। अगर वन रखेंगे तो ये अलग एक्सप्रेशन बन जाएगा, टू रखेंगे तो ये एक अलग एक्सप्रेशन बन जाएगा, थ्री रखेंगे तो एक अलग एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशन ये मतलब फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इंडिफिनिट ये तो हो गए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि इसका वैल्यू हम लोग एक लिमिट के अंदर निकालते हैं।
जैसे मान लो, और इसको ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, एक्स डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वन, यहाँ पे लिखते हैं टू, फिर टू इसमें पुट करते हैं तो 4/2 प्लस सी, फिर माइनस वन पुट करेंगे तो 1/2 माइनस सी। अब बच्चों यहाँ पे सी और सी कैंसिल हो गया, तो आपको हो गया 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2। ये आपको एक यूनिक वैल्यू दे रहा है, जबकि लिमिट इसका 1 से 2 तक है। ये जो फंक्शन x है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको x² 2 प्लस सी इस लिमिट के अंदर जब निकालते हैं तो आपको यूनिक वैल्यू मिलता है 3/2। तो ये खास वैल्यू हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को देता है जो यूनिक होता है ना। अब मान लो कि ये एक फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। If f(x) is a continuous function defined on closed interval AB and f(x) is antiderivative of f(x), then definite integration is given by अच्छा, ये एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इसको बोलते हैं। तो कह रहा एफ(x) जो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो डिफाइंड ऑन इस क्लोज इंटरवल में f(x) डिफाइंड है, और कैपिटल f(x) जो है वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x) का एंटी डेरिवेटिव है। देन डेफिनिट इंटीग्रेशन इज गिवन बाय integration of f(x) from a to b equal to capital F(x) a to b equal to fb minus fa। मतलब ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सिंबल है। जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसी तरह से आपको सवाल मिलेगा, और इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए, मतलब एंटी वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एट बी माइनस वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एट ए, मतलब बी पॉइंट पर एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू और ए पॉइंट पर एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू, ये दोनों का जो डिफरेंस है ये इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू देता है। तो जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे
तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब बच्चों एफ बी, अगर मान लो, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस लिमिट से इस लिमिट तक, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड भी होना चाहिए। fx must be continuous on AB and must be continuous, यहाँ पे लिख देते हैं and defined on AB। बेटा फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है और साथ साथ डिफाइंड भी होना चाहिए। इस इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर मान लो पे ए पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा ए बी एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन ए पर एफ एक्स जो इसका जो इंटीग्रेशन हम निकालेंगे वो पॉइंट ए पर अगर डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पे हम लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स और माइनस एफ बी। अगर फंक्शन बी पे डिफाइंड नहीं है तो लिखेंगे एफ बी माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स। अगर दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है या दोनों पे डिफाइंड नहीं है तो हम लिमिट यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स। बच्चों इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू देगा। ठीक है, अब a प्लस और b माइनस, इसका मतलब हो गया कि ये आपका मान लो कोई ग्राफ है और यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, a पर या b पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे a प्लस और यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट b माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और यहाँ पे हम लोग लिखा लेंगे लिमिट x टेंड्स टू b माइनस, क्योंकि इसके बाद में ये राइट हैंड लिमिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वही आपका ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। जैसे अगर कोई फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है डिफिनिट इंटीग्रेशन -2 to 3 x स्क्वायर -1 / 2 dx, तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपको एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो बच्चों ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका लिमिट फाइंड करना मुश्किल है, इसका लिमिट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए इतना पार्ट जो है आपका, मतलब -2 से 3 तक कह रहा है, इसका डिफरेंस ये इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू निकालना है -2 से 3 तक, और -2 से 3 तक के इंटरवल में -1 से 1 तक का जो भाग है वो आपको डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा वो अब क्या आ जाएगा, इरोनियस हो जाएगा, मतलब अशुद्धिपूर्ण हो जाएगा। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है और डिफाइंड होना भी जरूरी है। अब हम देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और फिर हम समझते हैं कि उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये है आपका एक्सरसाइज 7.9। इसमें क्वेश्चन 1 है -1 to 1 x + 1 dx, जो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। पहले हम एनसीईआरटी के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेई और एडवांस के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये -1 से 1 x + 1 है, ये जो भी सवाल है इसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, पर ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज का कोई उपयोग नहीं है। जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो सवाल होता है वो कुछ अलग ढंग का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। x² 2, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x, फिर यहाँ लिखेंगे -1 से 1। ये लिखने का तरीका है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम ये ब्रैकेट देंगे, लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे। अब आगे क्या करना है कि ये वैल्यू अपर लिमिट आपको इसमें पुट करना है, इस वेरिएबल में वैल्यू 1 पुट करना है। तो x को हम रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1² 2 + 1। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन देना है। इसके बाद फिर -1 इसमें पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर बाई 2 - 1। इस तरह से बच्चों आपको करना है। पहले ये लिमिट x इसमें पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 + 1, ये पूरे फंक्शन में आपको 1 वैल्यू पुट करना है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, फिर -1 इसमें पुट करना है इस पूरे फंक्शन में। जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां -1 पुट करेंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपको 2x 3/2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और 1/2 - 1 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो गया 4/2 यानी 2। तो -1 से 1 तक इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, ये आपका आ गया 2। ये आंसर आ गया।
सेकेंड क्वेश्चन है 2 to 3 1 by x dx। अब इसका जो होता है ये होता है log x 2 to 3। अब इसमें 3 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो log e 3 माइनस फिर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो log e 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं log e 3/2। ये आपका आंसर आ गया। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा 1 to 2 4x³ 5x² 6x + 9 dx। अब बच्चों इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। 4x³ हो जाएगा 4x4/4 -5x³/3 प्लस 6x²/2 प्लस 9x। फिर यहाँ लिमिट लिख देंगे 1 से 2। 4 कैंसिल हो गया तो x के पावर 4 -5/3x³ प्लस 3 से ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x 1 से 2 तक। अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट करना। पहले 2 हम पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 16 हो जाएगा माइनस 5/3 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 9 2 जा 18। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5/3 यहाँ 1 रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 आ जाएगा प्लस यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो 8 2 10 10 और 6 16 फिर 1 1 2 1 3 और 1 4 माइनस 40/3 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 9 3 12 1 13 13 माइनस 5/3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 तिया 18 4 तिया 12 12 और 1 13 माइनस 40/3 माइनस 39 माइनस 5/3। अब 8 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 4 गया 9 98/3 माइनस 424 9 में से 5 गया 34 3 फिर यहाँ हो गया 3 फिर इसमें से ये घट जाएगा 4 हो गया और 9 में से 3 गया 6 तो 64/3। अच्छा ये आपका आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 2x dx। ये इसका वैल्यू फाइंड करना।
तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2 और यहाँ पे 0 से π/4। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो माइनस कॉस 2 इंटू π/4 बटा 2 और माइनस माइनस देंगे और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा कॉस 0/2। अब इसको काट देंगे तो बच्चों हो जाएगा कॉस π/2 का वैल्यू होता है 0, तो ये होता होगा 0/2 प्लस इसका वैल्यू 1/2, मतलब 1/2 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह से बनाना है cos 2x का, क्वेश्चन नंबर 6 x का, tan x का, cosec x का। तो बच्चों इसको आप लोग आगे प्रयास करना, कोशिश करना, ये सब सवाल बन जाएगा। अब हम देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, उसको हम लोग लेते हैं और उसे देखते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन है 0 to 1 tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, बिना सब्स्टिट्यूशन का ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी जब हम लोग बनाते थे तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन उसमें करना था। तो यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन करके डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड वहाँ हम अप्लाई करते थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, वही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके लिए कोई अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड है, जो उसका रूल है, जो मेथड है सेम है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लोग अप्लाई करना है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आपको इसमें इंक्लूड है। जैसे tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपको इसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, मतलब इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो जगह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। तो बच्चों ये आपको मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लोग लिख देंगे dt। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, एक तो मान लो कि ये 0 और 1 नहीं है, एक तरीका यह है कि मान लो कि 0 और 1 इसमें नहीं है, तो फिर इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। तो जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स, सॉरी इसको छोड़ दो अभी, अब यहाँ पे लिखो dt, ठीक है। और ये tan इनवर्स x को हम लोग t माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा t dt, ये आपका हो गया t dt। तो ये बन गया t स्क्वायर
बाई 2 प्लस सी। अब हम t को यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। अब इसमें 0 1 जो लिमिट है उसमें इसको पुट कर देंगे 0 से 1, फिर इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। दूसरा जो तरीका है बच्चों वो यह कि लिमिट को हम लोग पहले चेंज कर देते हैं, लिमिट को ही चेंज कर देते हैं। तो जैसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ये जो वैल्यू यहाँ पे 0 1 है ये x का वैल्यू है, इसमें x वेरिएबल है, तो ये जो लिमिट दिया हुआ है ये आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर 0 और यहाँ दिया हुआ है x बराबर 1। तो x बराबर 0 x बराबर 1 जब इसमें हम पुट करेंगे और उसके बाद फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे t का, तो एट x बराबर 0 t क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 बराबर हो गया 0। फिर एट x बराबर 1 t बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बटा 4। तो बच्चों लिमिट आपका चेंज हो गया। अब जो है x 0 था तो ये t बन गया 0, अब x 1 था तो ये t बन गया पाई बटा 4। तो यहाँ पे जो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन जो आ गया, अब लिमिट आपका 0 से पाई बटा 4 हो गया, अब 0 से पाई बटा 4 हो गया। फिर tan इनवर्स है, ये जो इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे dt, या हो गया t dt। बच्चों ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस सॉरी 0 से पाई बटा 4। अब पाई बटा 4 इसमें पुट करो तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 बटा 2, और माइनस में करेंगे तो 0 बटा 2, तो हो गया पाई स्क्वायर बाई 32। ये आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 32। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इस तरह से डिफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। एक और सवाल को हम लोग देखते हैं। ये एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेते हैं t, तो ये आपका हो जाएगा 2x dx बराबर dt। x dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2। अब हम लिमिट को चेंज करेंगे, तो एट x बराबर 0, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। एट x बराबर 1 तो t बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपको रखना 1, तो t हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये आपका लिमिट अब चेंज हो गया। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं आपको लिमिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो रिजल्ट आंसर आपका गलत आ जाएगा। अब हम इस लिमिट का उपयोग करेंगे 1 से 2। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो अब बन गया, ये आपका हो जाएगा 1 से 2, और x dx को लिखेंगे dt बटा 2 dt, और 1 बटा 2 इसको बाहर ले लेते हैं, और dt बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लिए t।
तो बच्चों ये आपका अब इंटीग्रेशन बन गया। अब यहाँ पे हो गया 1/2, अब हो जाएगा log e t, 1 से 2, अब इसमें वैल्यू पुट करना, तो जाएगा 1/2 log e2 माइनस log e1, तो हो गया 1/2, log e1 का वैल्यू 0 होता है तो log e2 हो गया, तो 1/2 log e2, ये आपका आंसर आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को इस तरह से फाइंड करते हैं। इसी में है क्वेश्चन नंबर 4, ये है 0 से 2 x रूट अंदर x प्लस 2 dx, डाई एक्सरसाइज जो है ना 7.10 का सब सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। लेट इसमें मान लो x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा dx इक्वल टू 2t dt। अब ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। अब लिमिट को चेंज करना है, तो एट x बराबर 0, जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ इसमें, तो t का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो टी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 यानी 2 मिलेगा, और t का वैल्यू मिलेगा आपको √2। फिर एट x बराबर 2 रखेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो यहां से आपको t का वैल्यू मिलेगा 2। अब इंटीग्रेशन जो हो गया वो हो गया 0 के लिए √2 से 2 हो गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब x का वैल्यू यहां से क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2, और इसका जो वैल्यू है इसमें जब टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा t, और हाँ x का हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ dx का हो गया 2t dt, 2t dt, ये हो गया √2 से 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2t के पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर वैल्यू पुट कर दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रेशन बिना प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके उसका क्या तरीका होता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये और डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और ये पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद फिर हम लोग जेई और एडवांस के बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।